नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज शाम 5 बजे ईश्वर के दर्शन होने जा रहे हैं टेलीविजन पर। साहेब साक्षात 5 बजे आ रहे हैं। टाइम बदला है, 8 PM। अब 8 PM से 5 PM। 3 घंटा ट्रेन अर्ली है, जल्दी है। 5 बजे एक तरफ ऐलान हुआ है कि मोदी जी टीवी पर आएंगे लाइव और पूरे देश को संबोधित करेंगे। अब तो देश भर में ये हलचल है कि 5 बजे क्या लेकर आ रहे हैं। लेकिन क्या लेकर आ रहे हैं उसको समझने के लिए पिछले 24 घंटे में कुछ चीजें देश में घटित हुई हैं, वो समझना होगा। और जो घटित हुई हैं उनकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। अगर किसी का ध्यान है भी तो उसने आपको दिखाया नहीं। अभी अटकलबाजी क्या है 5 बजे के लिए? जीएसटी में जो राहत मिली है उस पे बात करेंगे। उसमें क्या बचा है भाई? क्या बचा है? जीएसटी की खाल उतर गई। अब उसमें क्या बचा हुआ है? फिर वही गाएंगे, जीएसटी हमने राहत दे दी। अरे राहत क्या दी? उसमें तो आफत आपने दी थी, आपने आफत कम की है बस। दूसरी चीज कहा जा रहा है कि स्वदेशी की बात करेंगे। अरे स्वदेशी जब जब मोदी जी फंसते हैं, जब जिनपिंग कभी जो है फंसाता है, कभी ट्रंप ठिकाने लगाता है, तो क्या करते हैं? उन दोनों का नाम नहीं ले पाते। कहते हैं अब हमको आत्मनिर्भर बनना होगा। और यही बात 11 साल से कह रहे हैं। मोदी जी आत्मनिर्भर बन चुके हैं, इस देश को आत्मनिर्भर छोड़ दीजिए, आप पूरी तरह दूसरे पर निर्भर कर दिया। अब खुद आत्मनिर्भर है भाई प्रधानमंत्री। इससे अलग क्या है खेल? क्या हो सकता है नहीं, क्या हो सकता है? क्योंकि हम भी दावा नहीं कर सकते ना। वो समझेंगे तो भाव को ले आइए फटाफट स्क्रीन पर। स्वागत है भाव। जरा मैं आपको 2-3 खबरें दिखाता हूं। खबर देखिए, सबसे पहले तो यही खबर देखिए कि 5 बजे अवतरित होने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी टीवी पर। आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। कल से लागू हो रही जीएसटी की नई दरें। अब यही लोगों का वो है कि जीएसटी की नई दरें, तो आज आकर के क्या करेंगे इस जीएसटी दर में? जितना ढोल बजाना था, अखबार में विज्ञापन, फ्रंट पेज पर विज्ञापन, जिले जिले में कॉन्फ्रेंस, राज्य सरकारों से विज्ञापन, पूंजीपतियों उद्योगपतियों से विज्ञापन, सब तो कर लिया भाई, सब तो कर लिया। तो ये जीएसटी बहुत रिलेवेंट नहीं लगता है। मोदी जी 20 साल कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री पीएम पद की कुर्सी 20 साल नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारे जैसे हम लोगों में है, अपने व्यूवर्स को खुश करने के लिए लिखते हैं क्या इस्तीफा देने जा रहे हैं। अरे मत सोचिए मोदी जी इस्तीफा देने की सोचेंगे। 20 साल क्या अभी कुर्सी पर रहेंगे? क्या 20 साल रहने के प्लान के तहत ज्ञानेश कुमार वन नेशन वन इलेक्शन के बजाय वन नेशन नो इलेक्शन, कुछ ऐसा भी हो सकता है? ऐलान नहीं, ऐलान नहीं, वो तो पर्दे के पीछे से होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं 20 साल राज करेंगे कुर्सी नहीं छोड़ेंगे? हेडलाइन दिखाइए। 2029 ही नहीं, राजनाथ सिंह ने बताया कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे नरेंद्र मोदी। कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे नरेंद्र मोदी? ये सुन लीजिए, राजनाथ ने बताया है और ये पिछले 24 घंटे के भीतर की खबरें हैं। नेक्स्ट लाइए, ये देखिए। यहाँ इंटरव्यू हो रहा था, इन लोगों का भी इंटरव्यू होने लगा। चलो कम से कम कुछ दिन बहुरे हैं, क्योंकि मोदी जी के लिए इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा। 2029 में भी होंगे, 2034 में भी होंगे, उसके बाद 2039 में भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार वही यानी नरेंद्र मोदी होंगे। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है। हालांकि अपना उनको नहीं पता है कि वो रक्षा मंत्री कल तक रहेंगे, 2029 तक रहेंगे, उनको नहीं पता है। लेकिन मोदी जी का उन्होंने बताया अगर 2039 में भी वही रहेंगे तो 39 वाले चुनाव कार्यकाल 44 में पूरा होगा। तो 44 और हम 25 में हैं भाई साहब, तो 44 हो गया 20 साल। अब उसमें कोई कहे नहीं 3 महीना आपने ज्यादा लिख दिया है तो आप गलत कर रहे हैं। 20 साल और रहेंगे। 75 पूरा कर लिए हैं, 95 तक रहेंगे। और अभी हो सकता है राजनाथ सिंह को उसके बाद वाला प्लान ना बताए, हो सकता है ना बताए हम, सारा प्लान थोड़ा बता देंगे। तो ये दो पार्ट आपने देख लिया कि 20 साल रहेंगे। अब 20 साल रहेंगे तो ये बताएंगे या किसी की भनक लग जाएगी तो जेनजी इस समय बड़ा खतरा है। जेनजी का नाम सुनते पसीना, पता है, घुटने पसीना कपार पे चढ़ जाता है, उल्टा पसीना चढ़ता है। ऊपर से नीचे नहीं आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है।
तो जेनजी का नाम नहीं सुनना चाहते। जेनजी एक दिक्कत है, और दूसरा दिक्कत है अशोक वानखेड़े, रवीश कुमार, ऐसे तमाम सारे लोग हैं, ये बड़े दिक्कत हैं। ये अलग-अलग जाकर के भाषण विभाग देख के चले आ रहे हैं कि ये ऐसा है, इसने गलत किया है, इसने देश के लोकतंत्र और संविधान पर खतरा पैदा किया। तो खतरा ये लोग भी हैं, यानी सोशल मीडिया। वो मंच क्या है जहाँ पर भाऊ हैं, रवीश हैं, सब तमाम साथी हैं, मतलब गिने-चुने उसमें 2, 4, 5 तो डेडिकेटेड हैं जो दाएँ-बाएँ नहीं खुरापात कर रहे हैं। तो वो मंच है सोशल मीडिया। अब अगर 20 साल या 50 साल राज करना है, तो 2 ही जगह कंट्रोल करना होगा, जेन ज़ी और सोशल मीडिया, यानी भीड़ और सोशल मीडिया। अब लाइए भास्कर अगली कटिंग दिखा दीजिए। देखिए, 21/9/2025 नई दिल्ली, दैनिक भास्कर। भीड़ पर काबू के लिए सोशल मीडिया से सड़क तक तैयारी। इसमें आगे छोटा-छोटा अक्षर है, ये तैयारी जो है ना, ये अमित शाह की तैयारी है और इस बारे में दिशा निर्देश दिया जाना शुरू हो गया है। ये दिशा निर्देश आ भी गए हैं, इसके भीतर बहुत सारा डिटेल अभी भाऊ कुछ-कुछ आपको बताएँगे। तो भीड़ को काबू करने के लिए सोशल मीडिया से सड़क तक तैयारी। यानी हमारी जुबान पर और जेन ज़ी के अरमान पर, दोनों पर शाह की नज़र होगी, वो पैनी नज़र। तो अब अरमानों को अपने-अपने दबा लीजिए, हमारी जुबान तो खैर अभी चलती रहेगी, जब तक इसको कलम न करवा दिया जाए। तो चलते हैं भाऊ के पास। भाऊ, सारा कहानी देख लिया आपने, इस सीक्वेंस, ये कड़ी। आशिक जी 5 बजे प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री जी फिर जीएसटी का क्रेडिट लेंगे कि मैंने कितना बड़ा रिलीफ दिया। तो प्रधानमंत्री जी को ये पूछना पड़ेगा कि ये जो दर्द दिया किसने दिया, जो दवा देने की बात कर रहे हो। नेहरू ने। दर्द भी आप दो, जख्म भी आप दो, मलम भी आप लगाओ, और मलम लगाने की फिर कहो कि मैंने देखो डॉक्टर की फीस नहीं ली आपसे, फ्री में इलाज कराया है आपका। लेकिन पहले तकलीफ कितनी थी गुरुजी। और ये सब इसलिए हो रहा है कि अब आपका इलाज करने के लिए लोग तैयार हो गए, तो फिर आप जीएसटी। मुझे याद है जब जीएसटी का काउंसिल, मैंने इसके पहले भी जीएसटी के बारे में जब बात की थी, तो मैंने कहा था कि पास स्लैब में जब जीएसटी आया था तो पूरे देश में कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे ये लोग। तो एक कॉन्क्लेव में मैं भी बैठा हुआ था और पीयूष गोयल भी बैठा हुआ था। जब बहुत सारे सवाल पूछे तो पीयूष गोयल के पास जवाब नहीं था, चार्टर्ड अकाउंटेंट है पीयूष। पीयूष गोयल ने कहा कि भाई आपको क्या लगता है, आप ही को समझ में आता है अर्थशास्त्र? हमारे पास देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का निचोड़ निकला है। अरे मैंने बोला जीएसटी 1 नेशन 1 टैक्स होता है भैया, 5 स्लैब में टैक्स कहाँ से होगा? हमारा देश बहुत बड़ा है तो 2 स्लैब में करो, 5 स्लैब में हो ही नहीं सकता। वो बोला आप समझते नहीं हो। तब उन्होंने कहा था कि मर्सिडीज और चप्पल पे, बाथरूम स्लीपर पे एक हो सकता है क्या टैक्स? और सुनने के मूड में तो कभी रहते नहीं ये लोग। तब भी हमने कहा था कि पूरे देश में कितनी रुपए की स्लीपर बिकती है ये आप आकलन कर लीजिए, और कितनी मर्सिडीज बिकती है। देश में जितनी मर्सिडीज बिकती है उससे 10 गुना ज्यादा स्लीपर बिकती है। कीमत में बता रहा हूं मैं, टर्नओवर। बिल्कुल। तो आप ये बात तो देख लीजिए। तो वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे, तो बोला नहीं आप नहीं जानते, हमारे पास बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। आखिर में क्या हुआ, जीएसटी लागू होने के 8-10 साल बाद ये 2 स्लैब पे आ गए। ये थूक के चाटने वाली बात क्यों हुई है? क्यों हुई है? मैं बहुत कड़ा शब्द यूज कर रहा हूँ, थूक के चाटना। मैं मेरे ये नेचर में नहीं है आज। इसलिए कि 8 साल तक आपने इस देश की जनता को रगड़ा है। हाँ। उनका खून शोषित किया है, उनके खून पसीने की कमाई पे आपने डकैती की। जब आपने देखा कि जनता बहुत असहाय करके अब जनता आक्रोश व्यक्त कर रही है, तो फिर आपने तुरंत 2 स्लैब पे कर दिया। ऐसा किए हो क्या? गलती मांग रहे हो। आज प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए कि 8 साल तक देश के साथ जो हमने गलत किया उसकी माफी मांगते हैं, और कल से हम नवरात्र के शुभ दिन से हम हमारी गलतियों की दुरुस्ती कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। और जीएसटी आपने 2 स्लैब का किया और धीरे से 40 का लगा दिया साथ में, तीसरा स्लैब। और आप मुझे बताइए क्या क्या खबरें छप रही है, वो बड़े बड़े हेडलाइन छप रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको, अब रेलवे में 15 रुपए की बोतल 14 रुपए में मिलेगी।
और छोटी बॉटल 10 रुपए की 9 रुपए में मिलेगी। आशीष जी, 1 रुपए की क्या वैल्यू रह गई आज? आपके पास 15 रुपए है, आपने 5 का नोट और 10 का नोट दिया, 1 रुपया चेंज दे पाएगा वो? वो बोलेगा मेरे पास खुले नहीं, मैं पानी नहीं देता। हाँ हाँ आपको रुपया छोड़ना होगा। 9 रुपए कैसे दोगे? 10 रुपए दोगे, 1 रुपए वापस लोगे उससे। वो बोलेगा मेरे पास खुले नहीं भैया, आप खुले लेके आइए, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, 9 रुपए लेके आइए, मैं आपको देता हूँ। और तो ये क्या आम एक व्यवहार बोरा, है भाऊ, दुकानों हाँ पे यही तो हो रहा एक है। यही हो हाँ रहा है, तो क्या बोरा हाँ लेके चले या हाँ टॉफियां इकट्ठा करें? हाँ ये लिमिटेड की टॉफी पकड़ा देती है 1 रुपए की जगह पे, ये करें? आप प्रैक्टिकल बात नहीं करते। 15 रुपए की बोतल 10 रुपए की होती तो लोगों को पता पड़ता। हाँ और हेडलाइन छप रही है, और ये छपने वाले, छापने वाले और बोलने वाले और दिखाने वाले कुपड़ जो है, इन्होंने कभी प्रैक्टिकल कभी किया नहीं ना, कभी जाके खरीदी नहीं ना बॉटल। प्रधानमंत्री ने कभी 15 रुपए की बॉटल खरीदी होती तो पता पड़ेगा कि 14 रुपए कैसे दिए जाते हैं। पता नहीं प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 साल में कितनी बार पेमेंट किया होगा कहीं पॉकेट में हाथ डाल के। मैं ये नहीं कहता कि वो फ्री की चीजें होती है, लेकिन प्रधानमंत्री के पास लोग होते हैं, वो उनकी चीजों मुहैया करवाते हैं, वो खरीदते बेचते, उनके लिए खरीदते हैं। बेचने के लिए तो उनके लिए कोई किसी चीज की जरूरत नहीं, जब कोई चीज बेचनी होती तो पूरा देश ही बिक गया। तो जीएसटी के बारे में ये हाल है। अब उसके बाद क्या होगा? उन्होंने बिल्कुल कि हम दुकानों के छापेमारी टीम हो जाएगी, दुकान यदि कोई जीएसटी का आगे बेनिफिट नहीं देगा तो। अरे भाई क्यों नहीं देगा बेनिफिट, जीएसटी का बेनिफिट? कई चीजें हैं आशीष। फिर अब क्या हो गया? वीजा आ गया। बहुत दिनों से आत्मनिर्भर भारत का तुनतुना बजा रहे हैं, और आपने एक बात कही, मैं पहली बार आपके बातों से सहमत नहीं हूं। आपने कहा कि प्रधानमंत्री तो आत्मनिर्भर है। अरे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर कहाँ है? वो ज्ञानेश कुमार पे निर्भर है। बिल्कुल, ज्ञानेश मैं अपनी कुमार बात नहीं हो, हाँ हाँ ज्ञानेश कुमार नहीं हो तो 180 पे आ जाइए, हाँ 160 पे आ जाइए। और अभी तक कई लोग जेल में होते, भ्रष्टाचार के मामले सब उजागर होते हाँ तो। हाँ जो जेल में भेजने की बात करते हैं वो सलाखों के पीछे होते। तो ये आत्मनिर्भर बात करने की आप, भारत को आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर कैसा होगा? मेरा किसान आत्मनिर्भर कैसा होगा जब आपने अमेरिकन कपास के लिए रास्ता खोल दिया? मेरा सोयाबीन उगाने वाला किसान कैसा आत्मनिर्भर होगा जब आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन का तेल अलाउड कर दिया? मेरा आत्मनिर्भर भारत कब होगा? जब एचपीसीएल क्रूड तेल लाता है रशिया से सस्ता मिला करके, लेकिन अडानी सेठ उसको बंदर पे अनलोड नहीं होने देते। कहां से होगा आत्मनिर्भर भारत? आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर ये बड़ा शब्द यूज करने से आपको लगता है कि आत्मनिर्भर हो गया? आत्मनिर्भरता के मायने क्या है? क्या स्कूली एजुकेशन पे आपने बजट बढ़ाया है? जीडीपी का कितना परसेंट आप एजुकेशन पे दे रहे हो? स्वास्थ्य सेवाएं और एजुकेशन, शिक्षा, ये आम आदमी के पहुंच के बहुत बहुत दूर गई है। मैं नहीं कहता हूं, भागवत जी कहते हैं, जिनको आपने वसुधैव कुटुंबकम का ध्वजवाहक बताया है, वो कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत कहां से होगा? चीन से आयात बंद कर दिया तो आपका मेडिकल सेक्टर फेल हो जाएगा, आत्मनिर्भर भारत होगा? आपने 11 साल में आत्मनिर्भर भारत करने के लिए क्या किया ये बताइए। जो अमेरिका अपने तेजस के लिए, जो जनरल इलेक्ट्रिकल तेजस के लिए जो इंजन नहीं दे रहा है, रगड़ रहा है हमको, उसके साथ फिर इंजन देने का एग्रीमेंट किया क्योंकि अमेरिका के आका को खुश करना है। ये आत्मनिर्भर भारत है आपका? रशिया का S-400 सिस्टम नहीं होता तो हम कहां के कहां पहुंच गए होते, सिंदूर में लाले पड़ गए होते। आत्मनिर्भर भारत है आपका। आप सैनिकों के यहां अग्निवीर भर्ती कर रहे हो, सैन्य को आप पंगु बना रहे हो और बोलते हो कि हम आत्मनिर्भर भारत की नींव रखे। आत्मनिर्भर ऐसा जोर से बोलने से आत्मनिर्भर नहीं होता। ये शब्द मत कहिए, कृति करिए, दिखना चाहिए आत्मनिर्भर भारत।
आज आधा देश बाढ़ के नीचे है, 60% क्रॉप बाढ़ के नीचे है। जाते हुए बरसात में फिर ठोक ठोक के गया है। सोयाबीन पानी के नीचे, कपास पानी के नीचे, मूंगफली सड़ गई, अरहर के लाले पड़ गए, और आपने उसको एड्रेस करने के बजाय गाली दी, मेरे माँ को गाली दी, मेरे माँ को गाली दी करके आप पूरे देश में तांडव कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत कैसा होगा? ये किसान प्रधान देश है। जब तक इस देश का किसान आत्मनिर्भर नहीं होगा, क्या करते हो आप? जिस देश में प्रधानमंत्री को 6,000 रुपए का भीख देनी पड़ती हो किसान को जिंदा रहने के लिए, और जिस देश में 81 करोड़ लोग सरकार के 5 किलो अनाज पे जिंदा है, वहां बात उन्हें आत्मनिर्भर की बात करते हो आप? आपकी मजाक सरकार से आत्मनिर्भर है? आपकी सरकार भी नीतीश कुमार और उसके बैसाखियों पे है। आत्मनिर्भर भारत, चंद जगह इतिहास को रफा दफा कर दिया, 3-4 जगह अपने जजेस चढ़ा दिए। एक बार्किंग ब्रिगेड रख दी कि जो लगातार सत्ता विपक्ष ने कुछ भी बात की तो उसको कंस्ट्रक्टिव दृष्टि से देखने के बजाय उसके ऊपर हल्ला बोलने के लिए। आत्मनिर्भर भारत ऐसा नहीं होता। आत्मनिर्भर की प्रयास किसने किए? जवाहरलाल नेहरू। जब देश आजाद हो गया तब स्थिति क्या थी, और जवाहरलाल नेहरू ने क्या क्या किया वो देखिए। आत्मनिर्भर भारत में एम्स ऐसे नहीं हुए टैक्स पेयर्स के पैसे से। जब आत्मनिर्भर भारत में पहला एम्स बना तो किसी से जमीन दान में मांगी गई। छोला फैल के गए थे जवाहरलाल नेहरू, जमीन दे दो मुझे, जमीन दी तो मैं एम्स बना दूंगा। पैसे नहीं जमीन खरीदने के लिए, और किसी दरिया दिली परिवार ने जमीन दे दी तो एम्स खड़ा हो गया। और उसके बाद कभी कभी जीवन में जवाहरलाल नेहरू ने किसी भाषण में नहीं कहा कि मैंने एम्स बनाया, मैंने भाखड़ा नाम्बल बनाया, मैंने आईआईटी बनाई, मैंने इसरो बनाया, कभी नहीं कहा। रेलवे भारत की लाइफलाइन है आशीष जी। गरीब से गरीब आदमी कहीं जाना चाहता था तो रेलवे से जाता था, वही उसकी औकात थी। आज आपने वंदे भारत, फला भारत, बुलेट ट्रेन, कौन जाएगा? धनपशु जाएंगे इनमें बैठ के। जो रेलवे है उसका तो सत्यानाश कर दिए। रेलवे का सत्यानाश कर दिया। सत्यानाश। खाली स्टेशन का नाम बदला। कितने मैं उससे उससे जो अलग, चलिए नहीं, ठीक मैं है। ये आत्मनिर्भर का होगा एक गोला। दूसरा, ये लगातार अमेरिका का H1 वीजा पे बोलेंगे चिंता मत करो, हमारी बातचीत हो रही है, बहुत जल्दी निर्णय होगा। अभी वहां भदई में, वहां सूरत में हाहाकार मचा हुआ है, काम बंद बना भाई, ठप्प पड़ा हुआ है, ठप्प पड़ा है काम एक्सपोर्ट का। हीरो का काम बंद है, कारपेट का काम बंद है, टेक्सटाइल वाले हाहाकार कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन निकलेगा। अरे जल्दी कब? नहीं भाव 11 साल का आपका परफॉर्मेंस मालूम है? कोई जल्दी कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता। नहीं, लेकिन कौन से मैं यही सेक्टर कर रहा में, हूँ मुझे बताओ, कि 11 कौन साल से में एक नहीं कर सेक्टर? मैं तो यही कहा ना, 11 साल में 11 साल नहीं कर 20 पाया। साल 20 साल इसीलिए तो और चाहिए। मैं राजनाथ वाले पे ले चलता हूँ। 20 साल। हाँ, ये सोचिए कि देखिए आशीष कैसे जी, बेशर्मी से कोई कह रहा है कि 20 साल। भाई मुझे एक बात बताओ, राजनाथ सिंह कौन होते हैं ये बोलने वाले? इस हम्म, देश की जनता तय करेगी किसको चुनाव में जितवाना है। हाँ राजनाथ सिंह जी क्या ज्ञानेश कुमार के भरोसे बोल रहे क्या हाँ। कि 20 साल यही रहेंगे? पार्लियामेंट्री बोर्ड नाम की कोई चीज नहीं है, सांसदों की कोई नहीं है। चाटुकारिता की हद होती है। राजनाथ सिंह 2029 तक, 39 तक बोलकर अपनी सीट कंफर्म कर रहे हैं कि कहीं बीच में डच्चू नहीं हो जाए। तो सुबह से शाम तक चरण भाट वो चरण गीत गाता रहता है। डिफेंस में क्या हो गया? राजनाथ सिंह इतना बात करे तो जरा बताए डिफेंस में नुकसान क्या हो गया? नुकसान पे तो कोई बात ही नहीं करता। पाकिस्तान से खबरें आती है कि हमने इतने मार गिराए, और यदि पाकिस्तान का हवाला देके कोई बात करेगा तो बोलिए पाकिस्तानी है। बताओ, पाकिस्तान के नेताओं की बात मानते हैं? और जब पाकिस्तान का
फॉरेन मिनिस्टर कहता है कि हाँ, भारत ने दो पक्षीय के बीच में तीसरा पक्ष के लिए मना किया, तो वो महान हो जाता है। देखिए पाकिस्तान ने भी कहा, तब पाकिस्तान ने भी कहा, अरे जब चाहे तो पाकिस्तान अच्छा, जब चाहे तो पाकिस्तान बुरा। तुमको सूट होता है तो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बहुत बड़ा हो गया, यदि तुमको सूट नहीं होता तो वो पाकिस्तानी दुश्मन हो गया। उसकी बात को कैसा मान रहे हो? मतलब इतना बच्चा समझ रखा है इस देश के लोगों को, मूर्ख लेके समझ रखा है। बस आप ही को आता है, बाकी लोगों को कुछ सोचना नहीं आता है, दिमाग में गोबर भरा हुआ है, गोमूत्र सिर्फ आप ही पी रहे हो। बताओ। तो कुल मिलाकर उन्होंने ये इस लोकतंत्र के और संविधान का अपमान किया। संविधान, चुनाव संविधान का एक अंग है, उसके लिए चुनाव आयोग है, और चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं, और 5 साल बाद देश तय करता है। ये एक अच्छी प्रोसेस है। अब हमको मालूम नहीं था कि जो संस्थाएं हैं, स्वायत्त संस्थाएं, वो इतने नीचे गिर जाएगी। और उनको विश्वास है ज्ञानेश कुमार पे, इसलिए उन्होंने कहा कि 39, 95 तक व्हील चेयर पे चलेंगे प्रधानमंत्री जी। ऐसा भी समय आ सकता है कि व्हील चेयर पे नरेंद्र मोदी जी आए लाल किले पे, उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकले, और साथ में कोई आके उनका भाषण पढ़ के जाए। ये भी हो सकता है, क्योंकि जब तक ज्ञानेश कुमार है, जब तक राजनाथ जैसे लोग हैं, राजनाथ को किसने अधिकार दिया? या उपराष्ट्रपति के खिलाफ साइन करवाने के लिए इनके कमरे का उपयोग किया, तो इनको लगने लगा है कि अब देश मैं ही चला रहा हूं। मगर मतलब इसमें मोहन भागवत की भी कोई औकात नहीं रहेगी, संघ की कोई औकात नहीं रहेगी, इस देश के जनता की कोई औकात नहीं रहेगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड की कोई औकात नहीं रहेगी, जो सांसद चुनाव जीत के आएंगे उनकी कुछ नहीं है, एनडीए के पार्टनर्स को कोई पूछ नहीं रहा है। पॉलिटिक्स में एक में दिमाग में शब्द आया है भाऊ, अब गलत है सही है तो आप सब लोग इस पे सोचिएगा। राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के कुरियर बॉय हो चुके हैं। हाँ, पर्ची लेके जाना हो जयपुर मुख्यमंत्री की, पर्ची लेके ये जाते हैं। पटना में मामला गड़बड़ हो तो पर्ची लेके जाना हो, ये जाते हैं। ये बेसिकली अब भाजपा में कुरियर बॉय की भूमिका में है, और 2045-44 तक भारत का भविष्य तय कर। शब्द कठोर भले लगे, नहीं नहीं लेकिन नहीं बस नहीं खुद नहीं नहीं राजनाथ नहीं, सिंह बताओ क्या एग्जैक्टली। किए क्या भाई रहा आपने इस देखिए, कुरियर के अलावा। हम्म। कुरियर बॉय को कुरियर बॉय क्यों कहते हैं? हाँ क्योंकि वो कुरियर की डिलीवरी करता है। हाँ तो कोई शब्द गलत नहीं है, हाँ हाँ और ये डिलीवरी बॉय ही हो गए हैं। हाँ कुरियर थोड़ा सा आपने सोफिस्टिकेटेड वर्ड यूज किया हाँ हाँ। अंग्रेजी में, हम्म, नहीं तो ये संदेशवाहक है हम्म, हिंदी में, और इनका कोई काम नहीं है। वो जो रक्षा मंत्रालय, उनमें क्या करा उन्होंने नींबू मिर्ची बांधने के सिवाय? बस बांध दिया, उसके बाद नींबू मिर्ची बांधने के बाद तो आदमी अपने घर की सुरक्षा ऊपर वाले के गणों के और देवताओं के भरोसे छोड़ देता है ना। भरोसा कर नींबू देता है। मिर्ची बांध दिया, वो छोड़ो, अब वो गण और देवता संभाले। लेकिन गण देवता वो तो संभाल लेंगे, ये आज साल जो आज संभालने जा रहे हैं, जरा आज भास्कर आज वाली नहीं देखिए। नहीं, आज आखिरी दिन है श्राद्ध हम्म, का, अमावस्या है, पितृमोक्ष हम्म, अमावस्या। हम्म, तो प्रधानमंत्री का भाषण आज इस देश की विदेश नीति, इस देश की अर्थनीति, इस देश की सामाजिक नीति, इस देश का सामाजिक ताना बाना, इस देश के संविधान की आत्मा के लिए भाषण होगा। वो तो ठीक है। जरा भास्कर वाला स्क्रीन पर लाइए भैया, एक बार थोड़ा फिर से दिखा दीजिए भास्कर वाली जो खबर थी। भाऊ इसका क्या होगा? 45 तक का 44 तक का प्लान क्या इसी के लिए हो रहा आश- है? आशीष जी, आपने एक प्रोग्राम किया था, शायद मिड डे मुद्दा में ही है, हाँ। कि उन्होंने कई आंदोलन जो देश के हुए 47 से लेके, उस 74 आंदोलन के बाद कैसे हुआ है, हुए, क्यों 74 के बाद। 74 के बाद खासकर जो हाँ। आंदोलन हुए, उसकी पूरी फाइलें खंगालने के लिए बोली थी, हम्म, ताकि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसी बात ना हो। हम्म, अब उसका ये एक्सटेंशन है हम्म, उस ऑर्डर का। अब इन्होंने ये कहा कि दंगे भड़कते क्यों हैं, पहले हम्म, उस पे आता हूं। देखिए कितने
शातिर ये शब्द ही यूज किया जा सकता है, और कोई मुझे हिंदी में शब्द नहीं मिलता। हम्म, ये खुद को शातिर समझते हैं और जनता को महामूर्ख समझते हैं। व्यक्ति या पक्षों के बीच निजी विवाद पैदा होना, इससे दंगे भड़कते हैं। मस्जिद के सामने तेज आवाज में संगीत बजाना, धार्मिक स्थलों या आसपास के जमीन पर कब्जा करना, दूसरे समुदाय के बहुसंख्यक क्षेत्र या धार्मिक स्थल के सामने से कोई जुलूस निकालना, महिला या लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना, दो अलग समुदाय के युवता युवती की शादी करना, गौ हत्या की घटना, होली में दूसरे समुदाय के लोगों पर जबरन रंग डालना, गली मोहल्ले के क्रिकेट मैच, राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय टीमों के समर्थन पर विवाद होना, दूसरे समुदाय के नेताओं की प्रतिभाओं का अपमान, सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दूसरे समुदाय के नेताओं का अपमान, दूसरे जिला प्रांत या देशों के मुद्दे पर सांप्रदायिक तनाव, धर्मांतर और हिंसा। आशीष जी, इससे कभी छोटे मोटे दंगे हुए होंगे, इससे ना जयप्रकाश नारायण का आंदोलन खड़ा हुआ था, ना हाँ, अन्ना हजारे का आंदोलन खड़ा हुआ था, ना इससे नेपाल में क्रांति जैसी बात हुई, ना इसमें आग लगी थी लंका को, ना इसमें विस्फोट हुए थे बांग्लादेश में। इन तमाम कारणों से मुख्य कारण जो थे, सरकार का भ्रष्टाचार, व्याभिचारी लोगों को प्रोटेक्शन, नेताओं का भोंडा प्रदर्शन पैसों का, नेताओं के बच्चों का भोंडा प्रदर्शन, आर्थिक व्याभिचार का। ठीक है, उसके बाद लोगों के अधिकारों का दमन, महंगाई का गजब का बढ़ना, ये मुख्य कारण है। लंका, बांग्लादेश और नेपाल में जो हुआ, उसके बारे में तो बात नहीं करते। दंगे तो तब भड़ जाएंगे कि जिस जय शाह को 2 लाइन अंग्रेजी की नहीं बोलने आता और वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। लोग तो पूछेंगे ना, हमारे बेटे ने एग्जाम दे के पास हो गया, उसका रिजल्ट अभी तक 4 साल हो गए नहीं लगा, तुम्हारा बेटा उधर पहुंचता है और हमारा बेटा यहाँ 2 टाइम की रोटी के खाने के लाले। जब नेताओं के बच्चे बड़े बड़े गाड़ियों से, कोई थार से उड़ाता है, कोई ऑडी से उड़ाता है, यहाँ साइकिल का पंक्चर लगाने का पैसा नहीं। कोई नेता अपनी मैरिज एनिवर्सरी करोड़ों रुपए उड़ा के करता है और फोटो डालता है, और यहाँ अपनी जवान बेटी की शादी हाथ पीले करने के लाले पड़े हुए हैं। कोई आता है, प्रधानमंत्री आता है तो करोड़ों के विज्ञापन लगते हैं, लेकिन उस जिले में जहां करोड़ों के विज्ञापन और आवा भगत में खर्चा होते हैं, वहां स्कूलों के बच्चे पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते हैं। बड़े बड़े कॉरिडोर बनते हैं, मुंबई दिल्ली कॉरिडोर। कौन जाएगा मुंबई दिल्ली कॉरिडोर में? मर्सिडीज वाले जाएंगे 125 की स्पीड में। लेकिन एक किसान यदि अपनी बहू को डिलीवरी के लिए लेके जाना है तो एम्बुलेंस नहीं जाती, एम्बुलेंस जाती है 2 बांबू के बीच में धोती लटका के, बांध के, उसमें उस गर्भवती को रख के 4 लोग कंधे पे भागते हुए जाते हैं 8-8 किलोमीटर कीचड़ और नालों से अस्पताल। रास्ते में जन्म हो जाता है बच्चों का, क्योंकि रोड नहीं है गांव में। आपके खुद के रिसोर्ट्स 5 स्टार होटल्स हैं, और या उत्तराखंड हिमाचल में बर्बाद हो गए लोग, गांव के गांव दबे हैं, अभी तक मलबा नहीं निकला। क्रोध उससे आता है आशीष जी। आप तो उसकी तो बताते हो बात कि हम खाकरा खाते हैं, ढोकला खाते हैं, तुम तो ये खाया करो, ये बड़ा पौष्टिक होता है। अरे सबको मालूम है क्या पौष्टिक है भाई, यहाँ तो नमक के लाले पड़े हैं। नहीं भाऊ, दिक्कत ये है, पता है क्यों? एक बात और भी, ये जेनजी और जिस ये सब बातें हो रही, उसमें सबसे बड़ा रोल होता है कि बेशर्म सियासत। अगर आदमी कोई हाँ, भी है, पब्लिक ने कहा कि भाई साहब आप देखो इतने मजे में हो, और कहा अरे हमारा दुख तुमको क्या पता है, हम भी दुखी हैं।
अरे तुम्हें दुख सुनना है, मैं उदाहरण एक बताता हूँ। अभी 2 दिन पहले हिमाचल गई मंडी की सांसद कंगना रनौत, वहां हम्म। पर लोग नाराज थे। तब हिमाचल में इतनी तबाही और ये गायब रहती हैं मोहतरमा, तो वहां पर लोगों ने गो बैक के नारे लगा दिए। क्या बोला, आप चौंक जाएंगे सुन करके। कह रहे ये ऐसे करते हो आप लोग, मुझे बोल रहे हो, चुप रहो आप लोग, पहले मेरी बात सुनो। आप ही का दुख नहीं है, मेरा दुख कौन जानेगा। मेरे मेरे होटल में 15 लाख रुपए कितनी सैलरी है, और पता है कल की सेल कितनी हुई है, 50 रुपए। मेरा दुख कौन सुनेगा, बताओ। 15 लाख ये पब्लिक में बोल रही है। ये कहां कहां छांट के मोदी जी लाए हैं ना, ये जवाहरात हीरे। मोदी जी को तो मतलब ये मेहुल चौकसी वगैरह तो पैर धुल के पिए, और शायद पिए होंगे तभी भागे हैं सब। कहीं कि मेरे होटल में, मेरा होटल है, मेरा नुकसान सुनो, गो बैक के नारे लगा रहे हो। 50 रुपया कल आया है सेल, इतनी सैलरी है, 5 लाख की। मैडम वो आपका बिजनेस है, वो आपका धंधा है। लॉस प्रॉफिट जब 15 लाख रुपए की जगह 30 लाख रुपए कमाती थी तो लोगों को बुला के बोला क्या कि 15 लाख रुपए हाँ देती हो, 30 लाख का सेल है। हाँ, लो आज तुम लोग सब बांट लो, हमारा लेकिन सेल सारी जिनके बांट। जिनके घर गए हैं वो धंधा नहीं है, वो रहने का आशियाना है जो गया। उनकी दुकानें गई हैं जो 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था करती हैं। किसी की गाड़ी चली गई है मलबे में, जो बेचारा ड्राइविंग करके सैलानियों को घुमा के 2 टाइम की अपने बच्चों की रोटी की व्यवस्था करता था। मुझे तो वो रूम मतलब वो इस होता ना, तो की वजह से किसी ने कहा ना जेनजी कि की। यूरोप में एक रानी ने कह दिया था कि इफ यू डोंट गेट ब्रेड, व्हाई डोंट ईट केक। हम्म, हम्म। उसको यही मालूम नहीं था कि ब्रेड से केक महंगा है। तो ऐसे ही तो छांटेंगे। अभी कल की मैं आखिर में कहूंगा, कल अमिताभ कांत का बयान आया H1B वीजा पर। सोचिए, H1B वीजा पर हमारे बच्चे रो रहे हैं कि उनका भविष्य, वो जो माँ बाप की कमाई, होम लोन और कौन सा एजुकेशन लोन ले लेके पढ़ रहे हैं, उनके उनकी आंखें कल से टेंशन में है बेचारों को, माँ बाप का बीपी बढ़ा है। अमिताभ कांत क्या बोला, ये तो सब में ना जैसे टैरिफ लगा था, टैरिफ के बाद अब भारत के पास मौका है, पूरी दुनिया में भारत राज करेगा। अब ये H1B वीजा, कल बोला क्या, ये अमिताभ कांत मोदी का सलाहकार था और G20 का शेरपा था। बोला इसने कि अब भारत के पास सुनहरा मौका है, भारत का ब्रेन भारत में आकर के काम करेगा। भारत का ब्रेन, भारत का टैलेंट भारत में आकर काम करेगा। मैं कहता हूं, अनुराग ठाकुर के 2 बच्चे हैं, वो क्या बिल्कुल विदाउट ब्रेन है। बुलाओ जरा इंडिया में काम करवाओ, पुणे में, गुड़गांव में, सब विदेश में है। जयशंकर का बेटा, डोभाल का बेटा, ये सब काबिल होंगे ना। ये इतने नाकाबिल दिमाग, बिना दिमाग के है क्या अमिताभ कांत। बुलाओ जरा डोभाल के बच्चे को बुलाओ, कहो चले मैं उत्तराखंड धंधा पानी चलाए अपना। अमिताभ कांत का एक भाषण सुना मैंने, हाँ। अडानी सेठ के एक फाउंडेशन में। हम्म। तब उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट ने उद्योगपतियों के ऊपर से कंट्रोल हटा देना चाहिए। हम्म। जिस उद्योग को जहां लगाना है, जैसा करना है काम, उसको फ्री हैंड देना चाहिए, तभी देश सुधरेगा। ये घोर कैपिटलिस्ट आदमी है, घोर कैपिटलिस्ट। ये इंग्लैंड की वो पुरानी औद्योगिक क्रांति जो हुई थी और उद्योगपतियों का एक समूह ने जो जन्म लिया था, बाद में वहां क्रांतियां हुई, हम्म। ये वो ऊपर है। नहीं नहीं, ये सब मोदी जी के नवरत्न हैं। और यही नवरत्न, ये अमित शाह जो प्लानिंग कर रहे हैं ना, कि ये भीड़ रोकेंगे, पुलिस ऐसे खड़ी हो जाएगी तो रुकेंगे, हाँ, पुलिस वी शेप में खड़ी हो जाएगी। ये वी शेप, एल शेप और यू शेप से नहीं कुछ होना है। जब ये सुनामी आती है तो बड़े बड़े समुद्र के जहाज चौथे मंजिल के छत पे दिखाई दिए थे। हाँ। तब कोई जहाज तैरता पानी में किसी ने नहीं सोचा था। सुनामी आई ये तो गांव के गांव बह गए, और जब यू जनता शेप। भड़कती है तो वो सुनामी है। और उससे भ्रष्ट, व्यभिचारी, दुराचारी, स्वार्थी नेता का पानीपत होता है। और मैं तो आखिर में भाऊ एक लाइन कहूंगा बस, इस देश में जो भी स्थिति पैदा हो, ऊपर वाला जाने,
हम तो नहीं चाहते कि कोई भी असंवैधानिक स्थिति हम पैदा तो हो, बार बार लेकिन कहते, अगर हम तो हाँ नेपाल के बाद आप ही के चैनल पे लगातार हम गुहार लगा रहे हैं कि नेताओं सुधर जाओ, बदतमीजी मत करो, किसी पुलिस ऑफिसर को फोन करके मत बोलो छोड़ दो इनको, बगैर पूछे कि किस लिए पकड़ा भैया। किसी यूट्यूबर को उतार के मत मारो क्योंकि वो दलित है और आप मिश्रा हैं, मत मारिए। और ये जो जुबान से जख्मी कर रहे हैं, वो ये तो अमिताभ कांत हो, कंगना रनौत हो या राजनाथ सिंह हो, राजनाथ सिंह हाँ, भी उसमें है, राजनाथ जो कहे सिंह जी ने 20 आज साल सब, मोदी जी। हाँ, तो भाई हाँ, चुनाव करवाते क्यों हो फिर? हम्म, बंदी कर दो चुनाव, क्यों खर्चा करवाते हो चुनाव का? हम्म। इसका मतलब आप, इसलिए मैं कर रहा हूं राजनाथ सिंह को, कि राजनाथ सिंह का ऐसा स्टेटमेंट 65% इस देश के मतदाताओं को ठेंगा दिखाता है कि आप हाँ, कि तुम 65% 20 साल कुछ नहीं कर पाओगे, वहीं रहोगे, हम राज करते रहेंगे। आप 65% न एक हो पाओगे, न 65% अपने मन मुताबिक सरकार बनवा पाओगे। ये उन 65% लोगों को चुनौती दे रहे हैं राजनाथ सिंह, ये बात बिल्कुल समझनी बिल्कुल होगी। बिल्कुल। हमको अभी फिलहाल इजाजत दीजिए, रविवार है, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है, क्योंकि हमारे लिए तो कोई छुट्टी है नहीं। तो भाऊ नहीं जहां भी रहते हैं वहां से भाऊ बैठना रहता है, जहां हम हैं, हमको बैठना रहता है। तो फिर अभी आ रहे हैं आपके पास और खबरें लेकर के, फिलहाल हमें इजाजत दीजिए एक अंतराल के नहीं, लिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।